वैसे इस तरह के मामले अब आए दिन हो रहे हैं, लेकिन मामला सुर्खियों में तब आता है जब फ्रॉड की रकम बड़ी हो या जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो कोई बड़ा नाम हो। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कुछ किस्से जो हुए हैं, जो सामने आए हैं। 17 सितंबर को एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से 1,73,00,000 रुपए झटक लिए गए। इसी दिन लखनऊ में एक डॉक्टर मुकुल सोनकर से इसी तरीके से 19 लाख रुपए की ठगी हुई। उनतीस और 30 अगस्त को साउथ दिल्ली के एक शख्स से 5.15 लाख रुपए ऐसे ही फ्रॉड करके ट्रांसफर कर लिए गए। 15 अगस्त को नोएडा में 79 साल के एक रिटायर्ड मेजर जनरल से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई। 10 अगस्त 2024 को जयपुर में एक शख्स के अकाउंट से 4.5 लाख रुपए ऐसे ही फ्रॉड कर निकाले गए। इसी साल 5 जून को नोएडा के नवीन कुमार आनंद से 5 लाख रुपए की ठगी भी कुछ इसी साइबर अंदाज में की गई थी। हम में से कईयों के पास ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि आपका सामान फंस गया है, आपके बेटे को किडनैप कर लिया, आपके बेटे के पास गलत सामान पकड़ा गया है। समझ लीजिए कि जब ऐसे फ़ोन आ रहे हो, नंबर आपका अननोन है, तो चेत जाइए, चौकन्ने हो जाइए, उनके झांसे में बिल्कुल मत आइए। जब से देश में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है, तब से डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ गया है। डिजिटल पेमेंट फ़ायदों और सुविधा को देखते हुए लोगों ने इसे अपनाया और अपनाना भी चाहिए, लेकिन कुछ लापरवाहियों करने से लोग अपना पैसा इसी रास्ते से गंवाते आ रहे हैं। रिजर्व बैंक की इस साल मई में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में बैंक फ्रॉड 300% बढ़े हैं, यानी 3 गुना हो गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में जहां 9,046 केस सामने आए थे, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में ये बढ़कर 36,075 हो गए। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि बैंक फ्रॉड में शामिल राशि घटी है। 45,358 करोड़ रुपए से घटकर 13,930 करोड़ रुपए पर यह राशि आ गई है। केस बढ़ने का मतलब ये कि अब छोटी मोटी रकम के लिए भी आम लोगों के साथ ये फ्रॉड, साइबर क्राइम की जो फ्रॉड जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो हो रहे हैं। अगर बैंक फ्रॉड के अंदर डिजिटल फ्रॉड की बात करें तो 708% ये मामले बढ़े हैं, यानी 7 गुना से ज़्यादा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,596 डिजिटल फ्रॉड के मामले सामने आए, जो वित्त वर्ष 23-24 में 29,082 हो गए। इसके तहत आने वाली रकम 155 करोड़ से बढ़कर 1,457 करोड़ रुपए तक हो गई। इन आंकड़ों से पता लगता है कि 2022-23 में कुल बैंक फ्रॉड में डिजिटल फ्रॉड जहां 1.1% थे, वहीं 2023-24 में कुल बैंक फ्रॉड में डिजिटल फ्रॉड 10.4% हो गए। इन तमाम मामलों के अध्ययन से रिजर्व बैंक को ये बात भी पता लगी कि फ्रॉड होने और उसके पता लगाने में कई बार काफ़ी अंतर था। न जाने ऐसे कितने मामले ऐसे होंगे जिनमें लोगों ने शिकायत भी नहीं की होगी। डिजिटल फ्रॉड के मामलों में एक नई टर्म सुनने को मिल रही है और वो है डिजिटल अरेस्ट। जैसा कि हमने कुछ देर पहले ओसवाल केस के जांच अधिकारी से बातचीत में जाना कि कानून में ऐसी कोई चीज़ का प्रावधान नहीं है, तो डिजिटल अरेस्ट किसे कहा जाता है, इसको समझ लीजिए। दरअसल जब स्कैमर पीड़ित को वीडियो कॉल के जरिए जाल में फंसाते हैं तो धमकी या लालच देकर घंटों या कई दिनों तक कैमरे के सामने बने रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस धोखे में अक्सर सीधे साधे लोग फंस जाते हैं और अनजाने में ही अपनी निजी जानकारियां साझा कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में स्कैमर्स बेहद शातिर तरीके से पीड़ित को जाल में फंसाते हैं। वे वीडियो कॉल के दौरान अपने बैकग्राउंड को पुलिस स्टेशन जैसा दिखाते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और उसे लगता है कि वो सच में पुलिस की जांच के घेरे में है। ये दृश्य इतना असली लगता है कि पीड़ित डर और घबराहट में उनकी बातों में आ जाता है। डर के इस माहौल का फायदा उठाकर स्कैमर्स पीड़ित को मनमानी बातें मनवाने लगते हैं। बिना कुछ सोचे समझे घबराहट में व्यक्ति उनकी बातों में आकर खुद को कैद कर लेता है, जिससे स्कैमर्स को उसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। जो आपके फ़ोन पर अनजान लिंक आते हैं, अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल्स किसी को भी ना दें। पर्सनल डेटा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए मजबूत और अनोखा पासवर्ड चुनें। अपने सिस्टम और ऐप्स को नियमित तौर पर अपडेट करते रहें। केवल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही ऐप्स और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। अनजाने सोर्सेज से कोई भी
थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपना OTP कभी कहीं शेयर ना करें। ऐसे साइबर फ्रॉड को देखते हुए ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम काफ़ी अहम हो गए हैं, जो कल यानी 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दें कि किस एरिया में उनकी कंपनी का नेटवर्क कैसा है, यानी कहां पर 4G है और कहां पर 5G है, ताकि यूजर्स उसके हिसाब से तय कर सकें कि उन्हें किस नेटवर्क के साथ रहना है। साथ ही स्पैम कॉल्स को लेकर भी TRAI ने सख्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। TRAI ने साफ किया कि स्पैम कॉल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, समय सीमा के अंदर लागू करें इन नियमों को, नियम पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। कई कंपनियां लोकल नंबर से प्रमोशन करती हैं, ऐसे कॉल्स स्पैम लिस्ट में आएंगे। ऐसी कंपनियां या ऑपरेटर्स पर सख्ती बरती जाएगी। स्पैम कॉल्स मैसेजेस को स्पैम लिस्ट में कंपनियों को डालना होगा। स्पैम कॉल से कैसे बचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं टेलीकॉम एक्सपर्ट अनिल कुमार जी, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमसे जुड़ने के लिए। बेसिक सवाल, पहला सवाल यही, आम व्यक्ति को समझाइए जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है, स्पैम कॉल को कैसे पहचानें और फिर कैसे बचें। बहुत आसान है। अनवांटेड कॉल्स हैं जो आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ अपने मोबाइल फ़ोन में, उसको बहुत सावधानी से ही उसको आंसर करें। अगर आपको लगता है कि ये स्पैम कॉल हो सकती है तो नंबर से ही थोड़ा सा पता चल जाता है, तो वो अटेंड ना करें। ऐसे ही SMS आ जाता है तो उसमें लिंक होता है, तो लिंक को आप क्लिक नहीं कीजिएगा। लिंक जैसे अगर आप गलत लिंक को क्लिक करते हैं, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूसरी पार्टी को शेयर हो जाती है और उनका जो सॉफ्टवेयर है आपके फ़ोन में लोड हो जाता है, और जो भी आप उसमें करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि क्या आप कर रहे हैं, कि पासवर्ड कर रहे हैं या बैंक में आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसमें आपका कौन सी की दबा रहे हैं ये अपना पासवर्ड के लिए, और या OTP आ जाता है मोबाइल के ऊपर, तो वो सारा का सारा उनके पास कॉपी उनके पास हो जाता है। तो इस तरह के फ्रॉड्स बहुत होने लगे हैं। तो ट्राई ने एक नियम लागू कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, पर मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है मेरा और सवाल इम्प्रूव होने वाला यही मेरा आपसे सवाल भी था अनिल जी कि ट्राई ने बड़े कड़े नियमन करने की बात की है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए भी जिम्मेदारी तय की है। क्या लागू किया जा सकता है, क्या ये आसान होगा? नहीं, लागू करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऑपरेटर्स तो ऑलरेडी 1 महीने का पहले का टाइम दे रखा था, पिछले महीने का जी 1 महीने का एक्सटेंशन है, इसी वजह से कि ताकि लागू कर सके। ऑलरेडी 3000 जो यूज़र्स हैं अपने 70,000 URLs वगैरह उन्होंने रजिस्टर कर लिए हैं, लिंक्स रजिस्टर कर लिए हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इफेक्टिव रहेगा क्यों? इस तरह के स्पैम्स को या साइबर क्राइम्स को। उसकी वजह ये है कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो एक मीडिया है। जैसे आप देखते हैं कि सड़क है, सड़क के ऑपरेटर है, रॉबर और या थीफ है, अपने रॉबरी करने जाता है, वो सड़क को यूज़ करता है और अपने टारगेट को करके अपना फिर से सड़क से अपने वापस आ जाता है। आप ट्रक जो ट्रैक है जो सड़क के ऑपरेटर्स को वो टारगेट कर रहे हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर सिर्फ एक मीडिया है, जो कॉल आई और कहाँ अपना नेटवर्क्स के ऊपर चलाई, दूसरे जो विक्टिम है उसकी तरफ चलेगी कॉल। वो ना तो कंटेंट को पढ़ सकता है, वो अलाउड नहीं है, ओके। ना वो रीड कर सकता है, वो अलाउड नहीं है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। व्हाट्सएप वाला तो एनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजता है, तो वो ऐसे ही नहीं कुछ कर सकते उसमें। तो बहुत लिमिटेड इससे सक्सेस मिलेगी। तो तरी आपको टारगेट करना चाहिए रॉबर्स को, तो तरीका थीफ क्या को। है, कैसे उसके ऊपर कैसे इन कोई रॉबर्ट्स को, एक कैसे एक इन स्कैमस्टर्स को पकड़ एक सकते हैं? एक ना एक डिस्कशन हुआ था, एक कमेटी बनाई थी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट रूल्स निकाले थे। आप कमेटी के फॉर्मेशन में DOT के लोग भी थे, ट्राई के लोग भी थे और सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी थे। एक रूल बनाया था, ड्राफ्ट रूल, और सब चीफ सेक्रेटरीज को स्टेट्स के सर्कुलेट किया था July 3 को।
उसके बाद 10-15 मीटिंग्स भी हुई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में। 3 बार वो ड्राफ्ट को इम्प्रूव भी किया, चेंजेस भी लाए गए। तो जी। जब फाइनली जब इशू होने वाला था, वो ड्राफ्ट रूल्स को रोक दिया गया, क्योंकि पेनल्टी कोई अच्छा। उसके ऊपर है ही नहीं है। जो थीफ है, जो रॉबर है, उसका तो सिर्फ टेलीफोन डिस्कनेक्ट करने की वो है कि आप सिर्फ टेलीफोन नंबर है उसका, उसको ब्लॉक कर दीजिए। जी। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स उसके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी लगा लेते हैं। आज वो जी। जियो का यूज कर रहे हैं, कल को एयरटेल में चले जाएगा, एयरटेल से निकल के बीएसएनएल में चले जाएगा। तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं अच्छा। है। एटलीस्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये मूव चलाया था, तो उसमें कोई पेनल्टी के प्रोविजंस थे। अगर अच्छा। पेनल्टी कोई जो आदमी पे नहीं कर रहा है, जी। गलत लोग जो स्पैम करते हैं इस तरह के कॉल्स, तो उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चल सकता है। ये जी। प्रोविजंस थे उसमें। और इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ टेलीफोन का नंबर डिस्कनेक्ट करना है और कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस ऑपरेटर्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। वो तो जैसे जैसे ट्राई कर दिया जाएगा कि आप ट्रेसेबिलिटी दीजिए, ट्रेसेबिलिटी में पता चलेगा कि वो नंबर ही गलत समझ गया आपकी आईडी बात से में दिया अनिल हो। कुमार जी। कुल मिलाकर परिस्थितियां जो हैं वो अभी भी आसान होंगी। आम कंज्यूमर के लिए ये होता नहीं दिखाई देता। कंज्यूमर को अपने लेवल पर अलर्ट होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह की कॉल को अटेंड ना करके, ये सबसे बड़ा काम है। इस तरह के अननोन लिंक्स, अननोन नंबर से बच के रहना पड़ेगा। ओटीपी शेयर नहीं साथ में करना होगा। कंप्लेंट करें, जी। साथ में मैं रजिस्टर करें। जी। ये गवर्नमेंट का संचार साथी पोर्टल है, हाँ, उस पे जाके संचार अपने आप साथी को डॉट राइट। gov.in, उसके ऊपर अपना रजिस्टर करें, ताकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई 3 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्टर करते हैं तो जी। इमीडिएट एक्शन हो जाता है। संचार साथी पे तो जाके रजिस्टर करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अनिल जी ने बोली है। शुक्रिया अनिल जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी नोट पर अब ये इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये हमारी कवरेज समझ में भी आई होगी और आपको शायद आगे कोई स्कैम में ना फंसे साइबर क्राइम के, इसके लिए आप काफ़ी जागरूक भी आज हो रहे होंगे।